So good afternoon, everyone. So now we have completed our BNS. Now moving to our BSc. BSc में ज़्यादा sections नहीं है तो काफी comparatively जल्दी हो जाएगा हमारा BSc. कोशिश करूंगी एक दो लेक्चर्स में करवा दूं कि BNSS है उसमें आई थिंक 4 लेक्चर्स जो है वो लग जाएंगे. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट. ठीक है, पहले थोड़े से बेसिक्स देख लेते हैं और उसके बाद हम अपना स्टार्ट कर देंगे बेरेक्ट से करना. ठीक है, तो सबसे पहले मूविंग टू आवर शॉर्ट टाइटल. शॉर्ट टाइटल क्या है हमारे एक्ट का? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. अच्छा, भारतीय, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी. इट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. लॉन्ग टाइटल की बात करें तो क्या लॉन्ग टाइटल है हमारे पास? enact to consolidate and to provide for general rules and principles of evidence for a fair trial. fair trial के लिए जो भी लॉज हैं उनको सबको कंसोलिडेट करके उन सब के लिए जो भी है जनरल रूल्स वगैरह प्रोवाइड करा है. एक्ट नंबर 47 ऑफ 23. 45 में कौन सा है हमारे पास? BNS है. 46 में हमारे पास BNSS है एंड 47 में हमारे पास क्या है? BSc. ठीक है, ये है लिस्ट, याद रखना ऐसे ही. नाउ एनैक्टमेंट की बात करें, 25 दिसंबर को एनैक्टमेंट हुआ था. BNS की सेम थिंग हुई थी. एनैक्टमेंट यानी कि जिस दिन प्रेसिडेंट का असेंट मिला, राइट. सेम ही BNS है और एनफोर्समेंट कितनी है? जुलाई 1, 2024. देखो अभी लॉ की बात करें तो हमारे पास दो तरह के लॉज होते हैं, राइट. पहला लॉ कौन सा होता है हमारे पास? सब्सटैंटिव, एंड सेकंड वी हैव इज प्रोसीजरल. नाउ सब्सटैंटिव की बात करें तो सब्सटैंटिव लॉ कौन सा होता है? सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ है जो हमें राइट्स एंड लायबिलिटीज बताता है. ठीक है, जो राइट्स एंड लायबिलिटीज बताता है, जैसे हमारे पास है BNS यानी कि IPC, जैसे हमारे पास है TPA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, NDPS, ये हमें क्या करे हैं? ये हमें राइट्स एंड लायबिलिटीज बता रहे हैं. तो जो भी लॉ राइट्स एंड लायबिलिटीज बताता है हमें, वो हमारा सब्सटैंटिव लॉ होता है. प्रोसीजरल लॉ कौन सा होता है हमारे पास? ये राइट्स एंड लायबिलिटीज को जो लॉ एस्टैब्लिश करने का, ठीक है, इनको एनफोर्स करने के लिए जो लॉ हमें प्रोसीजर बताए, इन राइट्स एंड लायबिलिटीज को एस्टैब्लिश करने के लिए जो लॉ हमें प्रोसीजर बताता है, वो हमारा प्रोसीजर लॉ होता है. जैसे वी हैव CPC, वी हैव BNSS. ठीक है, नाउ मूविंग टू एडजेक्टिव लॉ. एडजेक्टिव लॉ क्या होता है? वी हैव सब्सटैंटिव लॉ, वी हैव प्रोसीजरल लॉ. इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए, ठीक है, इसको ऑपरेशन में लाने के लिए, इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो लॉ हमें इसके मेथड्स बताता है, वो हमारे पास एडजेक्टिव लॉ होता है. ठीक है जी. अब मेरी एक और चीज ध्यान से सुनो. सी, जब हम बात करें ना, अगर एक मिनट देखो, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में MCQ में, पहला अगर आपसे कोई पूछे BSS, ठीक है, आपके पास यहाँ पर उन्होंने पूछा प्रोसीजरल लॉ, ठीक है, B सब्सटैंटिव लॉ, C वी हैव एडजेक्टिव लॉ, एंड D आपको चलो कोई और ऑप्शन दे दिया. ठीक है, तो जहां पर यू हैव एडजेक्टिव लॉ की ऑप्शन, वहां पर आप एडजेक्टिव लॉ टिक करोगे, प्रोसीजरल नहीं करोगे. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एडजेक्टिव की ऑप्शन नहीं है, ठीक है, अगर उन्होंने यहाँ पर प्रोसीजरल लॉ, सब्सटैंटिव लॉ और यहाँ पर दो और ऑप्शन दिए हैं, एडजेक्टिव बीच में नहीं दिया, तो यू विल हैव टू टिक प्रोसीजरल लॉ. ठीक है, सो हम क्या कहेंगे कि BSc हमारा क्या है? प्रोसीजरल लॉ है या एडजेक्टिव लॉ है. अगर एडजेक्टिव दिया हुआ है तो एडजेक्टिव है, अगर नहीं दिया है तो वी हैव आवर प्रोसीजरल लॉ. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. नाउ आ जाओ हिस्ट्री कहाँ गई? ठीक है, हिस्ट्री अगर आप देखो थोड़ी सी, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम से पहले हमारे पास क्या था? इंडियन एविडेंस एक्ट था. ठीक है, किसने क्रिएट किया था, एनेक्ट किया था? सर जेम्स टिफिन ने. ठीक है, इट वाज बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉमन लॉ. इंडियन एविडेंस एक्ट वाज एनफोर्स्ड ऑन 1 सितंबर 1872. ठीक है, ये तो सबको याद ही होता है. ओवर टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई, ठीक है, नई लॉ की जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने BSc, BNS और BNSS, इन तीनों का जो बिल था वो इंट्रोड्यूस किया गया इन लोकसभा ऑन 11 अगस्त 2023. कौन सी कमेटी थी? रणबीर सिंह की कमेटी. ठीक है, वो हिस्ट्री जो BNS में है वो सेम ही रहेगी. ठीक है, उसके बाद 10 नवंबर 2003 को रिकमेंडेशन के साथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी. ठीक है, उसके बाद रेफर किया गया था वो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को. उन्होंने अपनी जो
भी चेंजेस वगैरह थे वो करके रिवाइज बिल को इंट्रोड्यूस किया था 12 दिसंबर 2023 को। 20 दिसंबर को लोकसभा में पास हो गया, 21 दिसंबर को राज्यसभा में पास हो गया, 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट ने साइन दे दिया एंड 1 जुलाई 2024 को ये एनफोर्स हो गया। ठीक है जी, चेंजेस देख लोगे, 2 नए सेक्शन ऐड किए हैं, 6 सबसेक्शन ऐड किए हैं, 5 एक्सप्लेनेशन, 2 नई प्रोविजन, 24 प्रोविजन मॉडिफाई किए हैं, 4 एक्सप्लेनेशन डिलीट किए हैं, 6 सेक्शन डिलीट किए हैं। ठीक है, ये खुद से देख लेना चाहिए, एविडेंस की जरूरत है, बताने की जरूरत नहीं है। लेक्स फोरी, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है बीएस एग्जाम में कि बीएससी तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, लेक्स फोरी और 3-4 और ऑप्शंस। तो बीएससी हमारा क्या है, लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी मतलब लॉ ऑफ फोरम, मतलब लॉ ऑफ द कंट्री। तो जिस कंट्री में कोर्ट लोकेटेड है उसी कोर्ट का लॉ चलेगा, तो यही हमें लेक्स फोरी बताता है। लेक्स फोरी मतलब लॉ ऑफ फोरम, लॉ ऑफ फोरम। ठीक है जी, तो ये चैप्टर्स वगैरह है, ये खुद से देख लेना, अभी हम इसमें इतना नहीं जाएंगे बिकॉज आपको कुछ गिने चुने चैप्टर ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, नाउ मूविंग टू बियर एक्ट, सो दिस इज आवर शॉर्ट टाइटल। सेक्शन 1 का कह रहा है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये क्या है, हमारा शॉर्ट टाइटल है। एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023। ठीक है, ये एनैक्टमेंट डेट आ गई हमारे पास, ये हमारे पास लॉन्ग टाइटल आ गया, ये भी हमने कर लिया है। ठीक है, देन वी हैव पार्ट 1 चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, 3 सेक्शंस है पहले चैप्टर में। ठीक है, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग। हमें हमारा ये क्या कह रहा है कि ये जो बीएससी है ये सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई करता है बिफोर एनी कोर्ट। ठीक है, किसी भी कोर्ट के सामने कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही है, बीएससी उस पे अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। देखो, जब हमने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा था उसमें कोर्ट मार्शल पूरी तरीके से इंक्लूड नहीं होते थे। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो कोर्ट मार्शल पे अप्लाई नहीं किया जाता था, उसमें जो आर्मी नेवल वगैरह के जो एयरफोर्स है उन सब पे जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो अप्लाई नहीं होता था, उनका अपना लॉ अप्लाई होता था। लेकिन अभी सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे चाहे किसी भी कोर्ट के सामने हो रही है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स, इंडियन बीएससी जो है वो एप्लीकेबल होता है, बट नॉट टू एफिडेविट्स, बट एफिडेविट्स को एप्लीकेबल नहीं होगा एंड आर्बिट्रेटर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 1 हमें क्या कह रही है, एप्लीकेबिलिटी किसकी, अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो कोर्ट्स जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी कोर्ट्स हैं सब पे इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो लागू हो रहा है। ठीक है, सेकेंडली कोर्ट मार्शल की अगर हम बात करें तो उस पे भी एप्लीकेबल हो रहा है। इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट मार्शल पे एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन बीएससी क्या करी है, बीएससी जो है वो एप्लीकेबिलिटी दे रही है कोर्ट मार्शल को भी, बट इस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा। एक तो आर्बिट्रेटर्स पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज उनको हम जजेस नहीं समझते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेटर्स जजेस नहीं होते, और जो भी जजेस के सामने प्रोसीडिंग्स होती है, कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स होती है, उन्हीं पे एप्लीकेबिलिटी होती है। एंड सेकेंडली एफिडेविट्स जो होते हैं, एफिडेविट्स जो होते हैं उन पे ये सेक्शन ये बीएससी जो है, ये एक्ट जो है ये अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो किस पे अप्लाई हो रहा है, कोर्ट्स पे हो रहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे हो रहा है, और कोर्ट मार्शल पे हो रहा है, और किस पे नहीं हो रहा, आर्बिट्रेटेड एफिडेविट पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ये इसकी क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन बनता होता है। अप्लाई किस पे हुआ था, किस दिन हुआ था, 1 जुलाई 2024। क्लियर। नाउ सेकंड सेक्शन की बात करें, डेफिनेशन की बात कर रहा है। सबसे पहले अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस। तो कोर्ट्स में जितने भी जजेस हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं, सब के सब कोर्ट में इंक्लूड होंगे, एंड ऑल अदर पर्सन, जो भी पर्सन जिनके, हाँ, जिनको भी हम एविडेंस वगैरह दे सकते हैं, वो सारे पर्सन भी कोर्ट में ही आते हैं। ठीक है, सो ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। ठीक है, आर्बिट्रेटर्स को छोड़ के जितने भी जजेस हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं या बाकी के पर्सन हैं हु आर ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, वो सारे ही कोर्ट में आएंगे। पर आएगा कौन नहीं, आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स को भी हम एविडेंस बीच में दे सकते हैं, बट वो अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि उनको हम जज नहीं मानते। क्लियर। हाँ, तो आर्बिट्रेटर्स जो है ना तो वो जजेस होते हैं, ठीक है, ना ही वो कोर्ट में आएंगे, और ना ही उनपे जो एविडेंस का ये जो एक्ट है ये अप्लाई होता है। क्लियर, इतनी चीज आ गई। उनके लिए अलग से वो आर्बिट्रेशन लिटिगेशन वाला जो एक्ट है वो भी अप्लाई होता है। नाउ कंक्लूजिंग प्रूफ, ये दोनों बाद में करेंगे, डॉक्यूमेंट पे आ जाओ। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर,
Document means any matter expressed or described or otherwise recorded upon any substance. ठीक है, डॉक्यूमेंट में जरूरी नहीं है कि पेन पेपर वाला जो डॉक्यूमेंट है वो ही डॉक्यूमेंट है. डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी मैटर एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है या किसी भी तरीके से रिकॉर्ड किया गया है किसी भी सब्सटेंस में. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में मतलब भले ही किसी पत्थर पे किया गया है, भले ही किसी मेटल की जो वो होती है प्लेट उस पे किया गया है, भले ही आसमान में आपने लिखा है, भले ही जमीन पे लिखा है, जहां पर भी किसी भी जगह पे किसी भी सब्सटेंस पे बाय लेटर्स, बाय फिगर्स, बाय मार्क्स कुछ भी चीज को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो क्या है हमारा डॉक्यूमेंट हो जाता है. ठीक है, so document means any matter expressed, described, otherwise recorded upon any substance by means of letters, figures or marks or any other means or by more than one of those means intended to be used. अब इसकी या तो इंटेंशन होनी चाहिए डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट की तरह यूज करने की, या फिर विच मे बी यूज. इंटेंशन नहीं भी है लेकिन अगर उनको यूज किया जा सकता है, अगर वो कोई ऐसा मैटर है जो किसी सब्सटेंस में बाय फिगर्स, लेटर्स और मार्क्स किया गया है तो उसको हम एज ए डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं. और जब हम उसको एज ए डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं तो वो हमारी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा. ठीक है जी. For the purpose of recording that matter includes electronic and digital records. तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे. एग्जांपल्स देखो, अगर हमने कुछ लिखा है वो डॉक्यूमेंट है, कोई वर्ड प्रिंट किए गए हैं, लिथोग्राफ किए गए हैं, फोटोग्राफ किए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स है, कोई मैप है, कोई प्लान है, इस पे अभी भले कुछ लिखा नहीं होता लेकिन क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मतलब बना होता है तो वो हमारा डॉक्यूमेंट में आ जाता है. ठीक है, किसी प्लेट पे, किसी मेटल प्लेट पे कुछ इंस्क्रिप्शन की है, कोई स्टोन पे कुछ लिखा है, वो क्या है डॉक्यूमेंट है. कैरिकेचर क्या है डॉक्यूमेंट है. इट इज टाइप ऑफ फिगर वगैरह जो होता है वो होता है. ठीक है जी, वो भी डॉक्यूमेंट है. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ईमेल्स में, सर्वर लॉग में, डॉक्यूमेंट्स में, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेजेस, वेबसाइट्स, लोकेशनल एविडेंस, वॉइसमेल मैसेजेस स्टोर्ड ऑन डिजिटल डिवाइसेस आर डॉक्यूमेंट. ठीक है, इतना है डॉक्यूमेंट की हमारी डेफिनेशन. नाउ मूविंग टू एविडेंस. एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स, सो इट इज द इंक्लूसिव डेफिनेशन. So evidence क्या कह रहा है, all statements including statements given electronically which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation. तो कोई भी स्टेटमेंट जो कोई भी पर्सन दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली दे रहा है या किसी और तरीके से दे रहा है, जो विटनेसेस के द्वारा दी जा रही है उन्हें हम ओरल एविडेंस कहते हैं. तो जितनी भी ऑल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है हमारा ओरल एविडेंस है, वो एविडेंस में आ जाएगा. ठीक है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएंगे, भले ही इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल के नहीं है, वो हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हो जाएंगे. तो ओरल एविडेंस की एक तो ये डेफिनेशन दे रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की एक तो ये डेफिनेशन दे रहा है, दूसरा हमको बता रहा है कि एविडेंस में दो चीजें आती हैं. एक आता है हमारे पास ओरल एविडेंस, ठीक है, जिसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो सारी इंक्लूड हो जाएंगी. दूसरा आता है हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे. और इन दोनों में अगर इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल कोई डाटा है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल या फिर कोई डॉक्यूमेंट है इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल, तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा एविडेंस के अंदर. इसके अलावा 2-3 तरह की डेफिनेशन, वैसे तो एविडेंस की बात करेंगे ना तो नोट्स में 8 से 10 तरह की एविडेंस हमारे पास है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट वाले करेंगे. उसमें एक तो हमारे पास आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट वाला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. ठीक है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. एक आता है हमारे पास सब्सटैंटिव एविडेंस. ठीक है, एक आता है हमारे पास कॉर्पोरेटिव एविडेंस. तो ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये हम कर लेंगे. बाकी अगर आपको मुझे लगेगा ना कि कोई जरूरत है तो फिर मैं जैसे एक्ट में मतलब जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे करवा देंगे. सब्सटैंटिव एविडेंस क्या होता है सॉरी, सब्सटैंटिव एविडेंस वो वाला एविडेंस होता है जिसमें एक, अगर हम कोई एविडेंस दे रहे हैं तो उसके अलावा किसी भी और एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, जैसे कि मान लो कि अभी यहाँ पर कोई कह रहा है कि ए ने जो है वो बी की डेथ कॉज करी या नहीं करी. ठीक है, अब यहाँ पर जो सी था वो क्या था, आई विटनेस था. ठीक है, उसने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो ए है उसने बी की डेथ कॉज करी है.
तो ये क्या है, ये एक सब्सटैंटिव एविडेंस हो सकता है हमारे पास। तो इसके अलावा अगर हम सी की ये जो भी चीज है इसको प्रूव कर देते हैं, तो फिर किसी और एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ सी का एविडेंस इनफ होगा ए को पनिश करने के लिए। ठीक है जी। वही अगर मान लो कि हम कह रहे हैं कि ए ने जो है वो बी की डेथ कॉज करी है, और अगर कोई सीसीटीवी है हमारे पास जिसमें हम देख सकते हैं कि जो ए है वो बी की डेथ कॉज कर रहा है, तो ये क्या है, ये एक सब्सटैंटिव एविडेंस है। अगर हमारे पास ये सीसीटीवी की फुटेज है तो इसके अलावा हमें किसी भी और एविडेंस की जरूरत नहीं है ए को पनिश करने के लिए। ये सीसीटीवी इनफ है जिससे कि हम ए को पनिश कर सकते हैं। ठीक है। तो सब्सटैंटिव एविडेंस क्या होता है कि अगर हमारे पास ये वाला एविडेंस है तो हमें किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एविडेंस जो है ये इनफ है ऑफेंडर को पनिश करने के लिए। ठीक है जी। ये हो गया सब्सटैंटिव एविडेंस। कॉर्पोरेटिव एविडेंस की बात करें, कॉर्पोरेटिव एविडेंस की बात करें तो वो वाला एविडेंस डबल आ रहा है। ठीक है ना। कॉर्पोरेटिव एविडेंस की बात करें तो वो कौन सा एविडेंस होता है जिसमें हमें किसी और एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वो एविडेंस सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, सिर्फ उतने ही एविडेंस से हम जो भी ऑफेंडर है उसको पनिश नहीं कर सकते हैं, वो सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। हमें किसी ना किसी और एविडेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ऑफेंडर को पनिश करने के लिए, या ऑफेंडर को एक्यूज्ड को ऑफेंडर बताने के लिए। ठीक है जी। तो सब्सटैंटिव क्या है, वो अपने आप में सफिशिएंट होता है, हमें उसके होते हुए किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं होती। कॉर्पोरेट में होती है। कॉर्पोरेट क्या करता है, ये जो सब्सटैंटिव एविडेंस होते हैं ना इनको सपोर्ट करता है। अपने आप में इतनी इनकी एविडेंशियल वैल्यू जो है ना वो इतनी नहीं होती। ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये जो कॉर्पोरेटिव एविडेंस है ये सब्सटैंटिव एविडेंस जो होते हैं हमारे पास इनको सपोर्ट करता है। ठीक है। इनको जो है इनको और ज्यादा वेटेज देता है। ये हो गया हमारे पास कॉर्पोरेटिव। एक होता है हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है। और उससे पहले एक होता है हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस। देखो डायरेक्ट एविडेंस में क्या है, जैसे मैं आपको कह रही थी कि ए ने बी को मारा। ठीक है। ए ने बी को मारा और हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जहां पर दिख रहा है कि ए जो है उसने बी को मारा, या फिर कोई आई विटनेस है, सी है सपोज, वो आई विटनेस है, उसने देखा है कि हाँ ए जो है वो बी को मारा है। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट एविडेंस है। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्टली इनसे पता चल रहा है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये इसी बंदे ने किया है। वो हो गया हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है, देखो जरूरी नहीं होता हमेशा कि जब भी कोई एक्ट हुआ है तो वहां पर कोई ना कोई सीसीटीवी फुटेज हो या फिर कोई आई विटनेस ही हो। कई बार हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, लेकिन हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं। ठीक है। तो उस केस में ये बहुत ज्यादा, जैसे सपोज मान लो कि जो ए था एंड बी है, ठीक है, ये दोनों साथ में सपोज किसी जंगल में गए। अब यहाँ पर जंगल में जाने के बाद हमने अगले दिन देखा कि जो बी है वो मरा हुआ पड़ा है। ठीक है। अब यहाँ पर जब बी को मारने के बाद जब ए आया, ठीक है, मतलब जंगल से बाहर ए ही निकला था। ठीक है। और ए के जो कपड़े थे वो पूरे जो थे वो ब्लड स्टेन से भरे हुए थे। ठीक है। उसके कपड़े पे पूरा प्रॉपर खून लगा था, उसके हाथ में सपोज एक नाइफ भी थी, और बी बाद में हमने देखा कि जो था वो जंगल में मरा हुआ पड़ा था, और वहां पर उसके उसकी मतलब जो भी थे वहां पर निशान थे उसके, चाकू वगैरह घोंपने के, जख्म बाउंस वगैरह थी। ठीक है। तो अब यहाँ से हम पूरे सर्कमस्टांसेस जो है वहां से हम ये चीज को कर सकते हैं ना कि ये जो ए है इसी ने बी का जो डेथ है वो कॉज कर ली होगी। दोबारा से बता रही हूँ, मान लो ए एंड बी दोनों पर्सन हैं। ठीक है। दोनों एक साथ फॉरेस्ट में गए। अब यहाँ पर उसके बाद जो है बी ए के साथ नहीं आया, सिर्फ ए अकेला ही फॉरेस्ट से बाहर आया, और उसके जो कपड़े थे वो प्रॉपर ब्लड स्टेन से भरे हुए थे। उसके हाथ में एक नाइफ थी, और जब हमने बी को देखा तो बी मरा हुआ पड़ा था, और उसकी बॉडी पे जो नाइफ मारने की जो जख्म थे वो थे। तो अब यहाँ से हम ये चीज जो अनुमान है ये इंफेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि जो ए है इसी ने बी को मर्डर किया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है। हमारे पास ऐसे एविडेंसेस हैं जहाँ पे हम एक पूरी चेन बनाकर ये चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ए है इसी ने बी का मर्डर किया होगा। ठीक है। इतनी चीज आपको समझ आ रही है? तो वो हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट केस है, श्रीमद बिरदी चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ, है ना? हाँ, forgot the name actually. बिरदी चंद्र ही था।
इट वॉज आई थिंक शरद बिरदी चंद, है ना, चेक कर लेना। चलो जो भी था, शरद बिरदी चंद वर्सेस द स्टेट। इसमें उन्होंने एक्चुअली क्या दिया था, पंचशील दिया था। पंचशील मतलब कि 5 प्रिंसिपल्स दिए थे जिससे कि हम देखते हैं कि ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगा इसको एडमिसिबल किया जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, वो 5 प्रिंसिपल्स हैं, उसमें हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज कौन सा हम मेंस की तैयारी करें, है ना। पर ये केस नाम याद रख लेना बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा केस है जिसमें हमें पंचशील मतलब कि 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं रिगार्डिंग द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इट इज अ वेरी लैंडमार्क केस रिगार्डिंग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो ये 5 तरह के एविडेंस आई थिंक इनफ है। अगर कोई और चीज पड़ेगी तो मैं करवा दूंगी आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू एफ, फैक्ट। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, ठीक है। अभी फैक्ट की बात करें तो फैक्ट में क्या क्या चीजें आती है, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। कितनी सेंसेस है हमारे पास, 5 सेंसेस हैं, ठीक है। सुनने वाली, देखने वाली, स्मेल करने वाली, फील करने वाली और कौन सी नहीं बोली मैंने, बोलने वाली, है ना। सो कोई भी ऐसी चीज है, स्टेट ऑफ थिंग्स है, रिलेशन ऑफ थिंग्स है जिसे हम अपनी सेंसेस से परसीव कर पा रहे हैं तो दैट इज अ फैक्ट, ठीक है। किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ बोला, वो सब क्या है, फैक्ट है, ठीक है ना। पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट। पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स, इट इज अ फैक्ट दैट देयर आर कुछ सर्टन ऑब्जेक्ट्स हैं सर्टन ऑर्डर में, सर्टन प्लेस से अरेंज्ड हैं, ये क्या है, ये एक फैक्ट है। क्लियर, एक हो गया ये। दूसरा है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। कोई भी मेंटल कंडीशन है उसे भी हम फैक्ट कहेंगे। मेंटल कंडीशन में क्या आ रहा है, आपकी इंटेंशन आती है, आपकी नॉलेज आती है, आप कुछ गुड फेथ में कर रहे हो, बैड फेथ में कर रहे हो, ठीक है, मंजीरा के साथ कर रहे हो, आपको किसी पर्टिकुलर चीज की नॉलेज है, नेग्लिजेंस में कुछ एक्ट कर रहे हो, वो सब किस में आ जाएगा, वो मेंटल कंडीशन में आ जाएगा। कोई भी मेंटल कंडीशन है दैट इज अ फैक्ट। कोई आप चीज को अपने सेंसेस के साथ परसीव कर पा रहे हो, दैट इज अ फैक्ट, ठीक है। That a person holds a certain opinion, has a certain intention, acts in good faith, fraudulently use a particular word in particular sense, or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact, ठीक है जी। This is a fact. Now moving to fact and issue. इसको ना याद करने का बहुत इजी तरीका है। डी से हमें डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और डी भी क्लॉज में है, ई से एविडेंस है, ई ही क्लॉज में है, एफ से फैक्ट्स है और एफ ही क्लॉज में है। तो ठीक है, ये 3 तो आपको इजीली याद हो ही जाएंगे। नाउ मूविंग टू जी। जी बात कर रहा है फैक्ट इन इशू की। फैक्ट्स इन इशू क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। सी, फैक्ट की बात करें, फैक्ट्स हमने क्या पढ़े, फैक्ट्स में हमने क्या चीजें पढ़ी कि कोई भी चीजें जो हम 5 सेंसेस से परसीव कर पा रहे हैं या कोई भी मेंटल कंडीशन है वो हमारा फैक्ट में आ जाएगा, ठीक है। फैक्ट इन इशू क्या है, फैक्ट्स इन इशू मतलब कि हमें पता ही नहीं है कि क्या ये पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स दैट फैक्ट्स आर इन इशू। इशू क्या है कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगर तो कोई चीज इन दोनों में से हो गई तो वो तो फैक्ट है, क्यों, क्योंकि हमें उसको पता है। लेकिन देयर आर सर्टेन फैक्ट्स जिसको हमें पता ही नहीं है कि है कि नहीं है, तो इसलिए फैक्ट इन इशू। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अभी फैक्ट इन इशू क्या होते हैं, अब ए ने बी को मारा, ठीक है, ए ने बी का मर्डर कर दिया, या समझ लो कि ए ने बी के घर पे चोरी करी। अब यहाँ पर बी कह रहा है कि ए ने ही मेरे घर पे आकर चोरी करी थी, एंड ए इज सेइंग कि आई वाज नॉट अ थीफ, मैंने, सॉरी, आई एम नॉट अ थीफ, मैंने घर पे चोरी बी के नहीं करी, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट इन इशू क्या है हमारे पास, फैक्ट इन इशू क्या है कि क्या ए ने ही बी के घर पे चोरी करी थी या नहीं करी थी। तो कोई भी ऐसे फैक्ट, तो कोई भी ऐसे फैक्ट जिनकी जिनकी एग्जिस्टेंस या जिनकी नॉन एग्जिस्टेंस इशू में है, ठीक है, कोई भी ऐसे फैक्ट जिनको एक पार्टी असर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, वो फैक्ट क्या है, हमारे फैक्ट इन इशू में आ जाएंगे, ठीक है जी। बी लैंग्वेज पढ़ लो, इसके बाद और समझाती हूँ। So facts and issue means and includes any fact from which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any rights, liability, disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. ठीक है,
तो कोई भी ऐसे फैक्ट जिससे किसी भी राइट, किसी भी लाइबिलिटी की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट पता चल रहा है। देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ए ने बी के घर पे चोरी करी है, नहीं करी है, ये हमारे फैक्टिंग इशू। ए कह रहा है कि मैंने चोरी नहीं करी है, ए इज डिनाइंग द फैक्ट। बी जो है असर्ट कर रहा है कि ए ने ही चोरी करी है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो राइट एंड लाइबिलिटी, अगर ए ने चोरी करी है तो ए की क्या है, लाइबिलिटी है, बी का क्या है, राइट है, राइट। ए की लाइबिलिटी हो गई बी की तरफ और बी का राइट है कि उसका जो भी सामान वो ए चोरी करके भागा है उसको दे के जाए, है ना। तो यहाँ पर हम फैक्ट एंड इशू क्या है कि ए ने बी के घर की चोरी करी है, नहीं। ये क्या करेगा, ये राइट एंड लाइबिलिटी जो है एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस उसकी डिसाइड करेगा ना। तो ये क्या है, हमारा फैक्ट एंड इशू है। राइट एंड लाइबिलिटी क्या है, ये यहाँ पे लाइबिलिटी है ए की, यहाँ पर राइट है बी का, इसकी एग्जिस्टेंस है या इसकी नॉन एग्जिस्टेंस है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, हमारा फैक्ट एंड इशू डिसाइड कर रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा फैक्ट एंड इशू हो गया, ठीक है। दूसरा उसकी नेचर, उसकी एक्सटेंट करेगा। अगर अगर ए ने चोरी करी है तो कितने की चोरी करी है, ठीक है, कितनी उसकी लाइबिलिटी जो है वो बी की तरफ है, तो वो क्या कर रहा है, उसका एक्सटेंट, उसकी नेचर डिसाइड कर रहा है। तो वो क्या है, हमारा फैक्ट एंड इशू है, क्लियर। तो कोई भी ऐसी फैक्ट जो राइट लाइबिलिटी डिसाइड कर रहे हैं, उसकी एग्जिस्टेंस को, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को, उसके नेचर को, उसके एक्सटेंट को, वो हमारे क्या आ जाएंगे, वो हमारे फैक्ट इन इशू आ जाएंगे, क्लियर क्लियर। एक्सप्लेनेशन छोड़ दो, इलिस्ट्रेशन वही है जैसे मैंने आपको दी थी, वही वैसी सी इलिस्ट्रेशन है। देख लिया तो देख लो कि ए को एक्यूज किया गया है बी के मर्डर के लिए, ठीक है। एट दिस ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स में बी एन इशू, कि क्या ए ने बी की डेथ कॉज करी है, सबसे पहले तो यही आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस देखी जाएगी। उसके बाद देखा जाएगा कि कितनी लाइबिलिटी है, एक्सटेंट कौन बताएगा हमें, इंटेंशन बताएंगे। अगर तो इंटेंशन है या नॉलेज है, अगर इंटेंशन है तो एक्सटेंट ज्यादा हो जाएगा, नॉलेज है तो कम हो जाएगा थोड़ा, है ना। A had received a grave and sudden provocation from B, क्या A जो था उसको कोई अगर उसने मारा है तो क्या उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिली थी, नहीं मिली थी, ये भी हमें एक्सटेंट बताएगा, ठीक है। दैट A at the time of doing the act which caused B's death was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing its nature, क्या ऐसा था कि he was unsound at that time, तो उसको तो नेचर ही नहीं पता चल रही थी वो कौन सा एक्ट कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये भी हमें नॉन एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस बता देगा। तो ये सारे कोई भी ऐसे फैक्ट जो हमें एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस नेचर एक्सटेंट बता रहे हैं वो हमारे फैक्ट एंड इशू हो जाएंगे, जो केस को डिसाइड करने की भी हेल्प करते हैं, ठीक है। यही मेन जो फैक्ट्स एंड इशू होते हैं वही मेन इशू होते हैं और इसी के ऊपर हमेशा केस चलता है, इसी को डिसाइड किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव इज एच, मे प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, ये तीन हमारे पास होते हैं। यहाँ पे देख, ठीक है, तीन हमारे पास होते हैं। पहला होता है हमारे पास मे प्रिज्यूम, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है शेल प्रिज्यूम और तीसरा हमारे पास होता है कंक्लूसिव प्रूफ। तो मे प्रिज्यूम वो वाले फैक्ट्स होते हैं जहां पर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होती है, ठीक है। कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होती है, कोर्ट की मर्जी होती है, वो चाहे तो इन फैक्ट की एग्जिस्टेंस को मान सकती है, वो चाहे तो उन फैक्ट की एग्जिस्टेंस को नहीं मान, ठीक है। वो कहे कि तुम नहीं, मुझे नहीं विश्वास, तुम मुझ में मुझे प्रूफ ला के दो फिर ही मैं बिलीव करूंगी, तो वो हमारे मे प्रिज्यूम हो गए। बेसिकली इनमें कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होती है कि किसी पर्टिकुलर फैक्ट को वो प्रिज्यूम करना चाहते हैं या फिर प्रिज्यूम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। वो होगी हमारे पास मे प्रिज्यूम। शेल प्रिज्यूम में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं होती है, कोर्ट को मैंडेटरी होता है, क्या होता है, मैंडेटरी होता है। इन फैक्ट्स की प्रिजम्पशन को, इन फैक्ट्स की प्रिजम्पशन को कोर्ट को मानना ही पड़ता है, ठीक है। बाद में वो डिस्प्रूव किए जाए नहीं किए जाए वो बाद की बात है, लेकिन पहले कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं होती है, कोर्ट को मैंडेटरी होता है, इन फैक्ट्स को प्रिज्यूम कोर्ट को करना ही पड़ता है। जैसे कि हम मानते हैं कि जब भी कोई भी 3 साल से 30 साल से पुराना डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट यही मानती है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सही तरीके से सर्टिफाइड करके सिग्नेचर वगैरह जिसके चाहिए थे उसके
लिए हैं, ठीक है, तो वहां पर कोर्ट के पास डिसीजन नहीं होती, उसको मानना ही पड़ता है, ठीक है। देन वी हैव कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है कि अगर कोई चीज, सपोज मान लो कोर्ट ने कोई चीज एक बार डिसाइड कर दी, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है। और अगर कोई चीज कंक्लूसिव प्रूफ मान ली जाए तो उसके बाद उसको रिबट अवे करने के लिए, ठीक है, उसको झुटलाने के लिए कोर्ट जो है किसी भी एविडेंस को परमिट नहीं करती। मतलब कि अगर कोई चीज एक बार हम किसी चीज को कंक्लूसिव प्रूफ मान ले किसी चीज का, अगर हम किसी चीज को एक बार किसी चीज का कंक्लूसिव प्रूफ मान ले, तो उसके बाद जो कोर्ट है उसको रिबट अवे करने के लिए, उसको झुटलाने के लिए किसी भी एविडेंस को एडमिसिबल नहीं मानेंगे। मतलब उसके बाद आप कोर्ट में कोई भी ऐसा एविडेंस लेके नहीं जा सकते हो कि जज साहब ये चीज नहीं थी, ये ऐसी थी। कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी आपके एविडेंस को। एक बार अगर किसी चीज को कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया गया तो उसके बाद आप उसको झुटला ही नहीं सकते हो। दैट इज कंक्लूसिव प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल, एक मान लो केस है, ठीक है, वहां पर ए एंड बी, ठीक है, इन दोनों की जो मैरिटल स्टेटस था वो मान लो इशू में था, ठीक है। अब एक जो कोर्ट है उसने डिसीजन दे दिया दैट ए इज द लीगली वेडिड वाइफ ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट ने ए इज द लीगली वेडिड वाइफ ऑफ बी, ठीक है, ए को जो है वाइफ डिक्लेयर कर दिया। अब दूसरा जो केस है उसमें अगर बी जो ए है वो जा रही है कि शी इज द विडो ऑफ सी, ठीक है, और उसकी जितनी भी पेंशन वगैरह है वो ए को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो जजमेंट है ना, ये क्या है, ये हमारा कंक्लूसिव प्रूफ है। और इस जजमेंट को हम यहाँ पर जो है वो लगाकर हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर ए इज द लीगली वेडिड वाइफ ऑफ पी तो वो सी की विडो तो हो ही नहीं सकती। तो दिस इज द कंक्लूसिव प्रूफ। तो इसको रिबट अवे करने के लिए इस चीज को, ये वाली जो जजमेंट है, इसको रिबट अवे करने के लिए कोर्ट जो है कोई भी एविडेंस नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि इट इज द कंक्लूसिव प्रूफ। देन वी हैव नॉट प्रूव्ड, प्रूव्ड एंड डिस्प्रूव्ड। इसको यहीं पे कर लेते हैं। प्रूव्ड, प्रूव्ड में आ गया ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड का प्रूव माना जाता है व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स, जो भी मैटर वगैरह कंसीडर करके अगर कोर्ट बिलीव कर लेती है कि ये पर्टिकुलर चीज एग्जिस्ट करती है तो उसको हम प्रूव मान लेंगे। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब वो डिस्प्रूव कर लेंगे। नॉट प्रूव्ड मतलब ना ही तो वो प्रूव हुई है ना ही डिस्प्रूव हुई है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, नॉट प्रूव्ड, ठीक है जी। तो रेलेवेंट की बात करें तो सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक बीएससी का हमें बता रहा है कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट हैं, बस यही इसमें है। और ये मे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम कंक्लूसिव प्रूफ हमने कर लिया है। देन वी हैव till last we have the second one, words and expressions used herein and not defined, ठीक है। कोई भी ऐसे वर्ड्स एक्सप्रेशन जो यहाँ पे यूज किए गए हैं बट डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन उनको डिफाइन कहाँ किया गया है, बीएनएस में किया गया है, आईटी एक्ट में किया गया है, या फिर बीएनएसएस में किया गया है, तो दे विल हैव द सेम मीनिंग एज पर असाइंड टू इन दैट एक्ट और सीट, ठीक है जी। देन पार्ट 2 चैप्टर 2 रेलेवेंस ऑफ फैक्ट, इसमें 3 से लेके 9 तक आपके सिलेबस में है, तो इतने ही करेंगे हम। तो सेक्शन नंबर 3 एविडेंस। देखो ये हमारा सेक्शन क्या कह रहा है कि जो एविडेंस है वो दिए जा सकते हैं। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। सूट किस में आ गया, सिविल में आ गया, प्रोसीडिंग किस में आ गई, क्रिमिनल में आ गई, ठीक है जी। एविडेंस जो है वो किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में दिए जा सकते हैं ऑफ एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू and of such other facts as are herein declared to be relevant and of no other। सेक्शन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 3 कह रहा है कि अगर बात एविडेंस की हो रही है तो हम एविडेंस किन किन चीजों की दे सकते हैं। या तो अगर कोई फैक्ट इन इशू है उसकी एग्जिस्टेंस प्रूव करनी है या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव करनी है तो हम उसके रिगार्डिंग एविडेंस ला सकते हैं, या फिर रेलिवेंट फैक्ट। रेलिवेंट फैक्ट कहाँ पे दिए हमें, सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 ऑफ दिस एक्ट ऑफ बीएससी हमें दिए गए हैं, इनके एविडेंस दे सकते हैं। और इनके अलावा किसी भी चीज के एविडेंस जो है वो हम कोर्ट में नहीं दे।
दोबारा से बता रही हूँ, एविडेंस की बात आई तो हम या तो अगर कोई फैक्ट इशू है तो उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए एविडेंस दे सकते हैं, या फिर रेलेवेंट फैक्ट जो हमें सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 15 में बताए गए हैं बीएससी में, उसके बारे में। जैसे हमारे पास ये फैक्ट इन इशू की इलस्ट्रेशन थी है ना, यहाँ पर एक, अब ये हमारे पास फैक्ट इन इशू है, ठीक है। अब इन फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए या इनकी नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए अगर कोई एविडेंस को देना चाहता है, ठीक है, अगर इस चीज को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए कि ए ने बी को मारा है या नहीं, इंटेंशन थी या नहीं, ग्रेव इंटरप्रिटेशन मिली थी या नहीं, ठीक है, या फिर बाय रीजन ऑफ अनसाउंड माइंड का पर्सन है या नहीं, ठीक है, इन सब चीजों को, ये हमारे फैक्ट इन इशू है, इनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, इनकी नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए अगर कोई भी पर्सन एविडेंस देना चाहता है वो दे सकता है, लेकिन इनके अलावा वो किसी भी चीज की एविडेंस नहीं दे सकता एक्सेप्ट रेलेवेंट फैक्ट। और रेलेवेंट फैक्ट हमें बताए गए हैं हमारे इसी एक्ट की सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 तक। क्लियर? देन मूविंग टू हमारा सेक्शन 4 बात कर रहा है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक, मतलब खुद से पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं, वो ऊपर वाली में दे दिया, इसमें दे दिया, एग्जांपल सेम ही था ना। Next we have is section 4, closely connected facts. So relevancy of facts forming part of same transaction, ये हमारी कौन सी है? res gestae, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 6 है ना। relevancy of facts forming part of same transaction, facts which though not an issue, अब क्या ये कह रहा है कि भले ही कोई फैक्ट इन इशू नहीं है, बट वो एक दूसरे से इतने ज्यादा कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू से या फिर रेलेवेंट फैक्ट से दैट एज टू फॉर्म पार्ट्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, तो वो रेलेवेंट होंगे वेदर दे ऑकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेस। देखो ये हमारा फैक्ट इन इशू है, ठीक है, तो ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो सेक्शन 4 बता रहे हैं, ये हमारे फैक्ट इन इशू नहीं है, भले ही रेलेवेंट फैक्ट भी नहीं है, लेकिन इतने ज्यादा कनेक्टेड है ये, इन सब, ये हमारे फैक्ट इन इशू से इतने ज्यादा कनेक्टेड है कि हम इनको अलग नहीं कर सकते, ठीक है, because fact in issue and these facts are forming part of the same transaction, तो ये वाले ये जो फैक्ट होंगे ये भी हमारे रेलेवेंट फैक्ट बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए को एक्यूज किया गया कि उसने बी का मर्डर किया, कैसे किया? उसको मार के पीट के किया। अब यहाँ पर ये जो मार रहा था, उसको पीट रहा था, तो उस टाइम पे उसने जो भी कहा, जो भी किया, ठीक है, या फिर बाय स्टैंडर्ड जो वहां पे लोग खड़े थे, उन्होंने जो भी देखा, जो भी सुना, और उस मारने से पहले, मारने के बाद जो भी देखा, जो भी सुना, वो सब क्या है? दे आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। भले ही फैक्ट इन इशू नहीं है वो चीजें, लेकिन फिर भी बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, तो वो हमारे रेलिवेंट फैक्ट बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखो इशू क्या था कि क्या ए ने बी को मारा, है ना, इशू तो यही था। वहां पर जो बाई स्टैंडर्ड खड़े थे वो क्या बोल रहे थे, क्या सुन रहे थे, ए ने उसको क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो सब फैक्ट इशू थोड़े है हमारा, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, वो इतने ज्यादा रिलेटेड है फैक्ट इशू से कि हम उसको अलग कर ही नहीं सकते, तो वो हमारे क्या आगे, वो रेलिवेंट फैक्ट आ जाएंगे और उनको हम क्या कहते हैं? ड्रेस जस्टिस कहते हैं, ठीक है जी। एक और चीज याद रख लेना, दिस रेस्ट जस्टिस, ये क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसकी है? हियरसे एविडेंस, हियरसे एविडेंस। इतना डेप्थ में मत जाओ कि क्या है हियरसे एविडेंस, हियरसे एविडेंस थोड़ा सा बताइए, बस इतना याद रख लेना कि ये जो रेस्ट जस्टिस है, फिर साइड पे लिख लो डायरेक्टली, इट इज एक्सेप्शन, इट इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस में क्या होता है? जो सुनी सुनाई बातें, ठीक है। अब जो वहां पे बाईस्टैंडर्स ने, जो भी ए ने बी को बोला, वो वहां पे बाईस्टैंडर्स ने सुना होगा, लेकिन वैसे तो ये एविडेंस जो है वो रेलिवेंट नहीं माने जाते, लेकिन अगर सेक्शन 4 के अंडर रेस्ट जस्टिस में ये एविडेंस वैलिड माने जाते हैं, ठीक है। इतना ही देख लो, इतना ही समझ लो, बाकी इससे ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, वो जब हम मेंस के लिए करेंगे या फिर जब ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत होगी तब कर लेंगे, तब ठीक रहेगा, ठीक है जी। नाउ बाकी की इलस्ट्रेशन खुद से पढ़ लेना। देन वी हैव सेक्शन नंबर 5, फैक्ट्स व्हिच आर ओकेजन, कॉज, इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। इसमें ना 4 चीजों की बात हो रही है। एक बात हो रही है इसमें ओकेजन की, एक बात हो रही है कॉज की, एक बात हो रही है इफेक्ट की, और एक बात हो रही है अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। 4 चीजों की बात करता है। तो कोई भी ऐसे फैक्ट है जो ओकेजन दे रहे हैं, हमें हमें कॉज बता रहे हैं, हमें ये इफेक्ट बता रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, तो वो फैक्ट्स हमारे रेलेवेंट फैक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ए जो है, सपोज वो बी के घर पे
एग्जाम्पल इसमें दी थी एक्चुअली, है ना। सी सपोज यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, 3 पर्सन है। नाउ ए का जो है उसका सपोज अफेयर चल रहा है बी के साथ, बी कौन है, सी की बीवी है, ठीक है। अब यहाँ पर ए का अफेयर चल रहा है बी के साथ, बी इज द वाइफ ऑफ सी, ठीक है। अब यहाँ पर सी को ये चीज पता चल गई ए एंड सी की जो है वो बहुत ज्यादा सपोज लड़ाई हुई उससे पहले, उसके बाद जो ए था उसको क्या हुआ, वो मरा हुआ मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास कॉज है, हमारे पास इफेक्ट है। अपॉर्चुनिटी क्या है, सॉरी पहले हमारे पास होता था अपॉर्चुनिटी, तो एंड में आता है ना, क्या वर्ड ही भूल गया, हाँ ओकेजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ओकेजन भी है, कॉज भी है, इफेक्ट भी है। कॉज क्या है, कॉज क्या होता है, बेसिकली मोटिव होता है, रीजन होता है जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन मारता है, ठीक है। तो मोटिव क्या था सी के पास, कि बी एंड ए का अफेयर चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी बीवी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, तो उसके पास अच्छा खासा कॉज भी है, ठीक है। ओकेजन क्या है कि इन दोनों के बीच में जो भी लड़ाई वगैरह हुई, ठीक है, उसके ए एंड बी एक दोनों एक साथ थे, अकेले थे, तो यहाँ पर जो बी था उसको मौका मिला, सॉरी ए एंड सी जो थे वो एक साथ थे, अकेले थे, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, सी को मौका मिला, उसने ए को मार दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यस। तो सी के पास क्या थी, ओकेजन भी थी, और इफेक्ट क्या थी, इफेक्ट क्या मिला कि वो जो है मरा हुआ मिला, दैट इज इफेक्ट। तो जब भी कोई भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो ओकेजन के बारे में, इफेक्ट के बारे में, कॉज के बारे में या अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं, तो वो फैक्ट्स हमारे रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं। एक और एग्जांपल लेके चलो, ठीक है। सपोज यहाँ पर ए जो है वो मेले पे जा रहा है, अब मेले में जा रहा है तो उसके पास कैश भी है, जाते हुए उसने किसी तीसरे पर्सन को, सपोज डी को बताया था कि वो मेले में जा रहा है, उसके पास पैसे भी हैं, एंड नाउ ही इज रॉब्ड, नाउ ही इज रॉब्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ओकेजन क्या थी कि वो जो था वो मेले में जा रहा था, कॉज, और उसके पास क्या थे, पैसे थे। कॉज क्या था कि वो पैसे लेने थे, और इफेक्ट क्या है कि अब उसके पास पैसे नहीं है, उसको रॉब कर लिया गया, ठीक है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या है कि वो जो मेले में जा रहा है वो उसके पास अपॉर्चुनिटी है। तो कोई भी ऐसे फैक्ट which are the occasion, cause, effect, immediate or otherwise of relevant facts or fact in issue, or which constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. The question is whether A robbed B. तो क्वेश्चन क्या था कि A ने क्या B को रॉब किया है। अब शॉर्टली बिफोर द रॉबरी B जो था वो मेले में गया था, उसके पास पैसे थे, ठीक है, और उसने वो पैसे जो थे वो दिखाए थे और मेंशन किया था ये फैक्ट उसके पास है किसी तीसरे चौथे पर्सन को, तो ये क्या है, रेलिवेंट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, कॉज मिल गया, ओकेजन मिल गई तो रॉब करने की, ठीक है जी। ये देख लो, क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी, कि क्या ए ने ही बी के पॉइजन मतलब खाने में पॉइजन मिलाया था। अब यहाँ पर बी की जो हेल्थ थी बिफोर द सिम्टम्स एंड हैबिट्स जो थी बी की, वो सब क्या थी, वो अपॉर्चुनिटी है। अब बी को मतलब ए जो था उसको पता था कि बी की क्या क्या हैबिट्स हैं, क्या क्या नहीं है, तो दैट अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी, उसकी वजह से बी को क्या, ए को क्या मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसने उसके खाने में पॉइजन वगैरह मिला दिया, ये सब क्या है, ये एक रेलिवेंट फैक्ट है, और ये क्या है, वैलिड फैक्ट है, मतलब एडमिसिबल है। Then we have is motive, preparation and previous or subsequent conduct. Very important section. कोई भी ऐसे फैक्ट जो हमें बता रहे हैं, कोई भी ऐसे फैक्ट जो हमें मोटिव बता रहे हैं, प्रिपरेशन बता रहे हैं एंड कंडक्ट बता रहे हैं। कंडक्ट चाहे सब्सिक्वेंट हो चाहे बिफोर द ओकेजन, बिफोर द जो भी है वो क्या होता है, वो रेलिवेंट होता है, ठीक है। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मोटिव क्या होता है, मोटिव इज द मोस्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई ना कोई मोटिव हमेशा होता है। मोटिव इज द कॉज जिसकी वजह से वो किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, मोटिव एंड इंटेंशन दीज आर नॉट वन एंड सेम। मोटिव एंड इंटेंशन में बहुत फर्क होता है। मोटिव क्या होता है, जो मेन पर्पस जिस वजह से इंटेंशन पैदा होती है वो हमारा मोटिव होता है, ठीक है। मोटिव ज्यादा वाइड होता है एज कम्पेयर टू इंटेंशन, ठीक है। मोटिव हो तो इंटेंशन पैदा होती है, ठीक है। मोटिव क्या है, जैसे हम बात कर रहे थे कि ए के पास बहुत सारे पैसे थे, ठीक है, बी उसको रॉब करना चाहता था, क्यों, उसके पैसे लेना चाहता था। अब यहाँ पर बी की मोटिव क्या था, थेफ्ट करना, रॉबरी करना, वो बी का मोटिव था, ठीक है। अब ए
एंड मान लो बी है, दोनों भाई भाई हैं, इन दोनों के बीच में लैंड को लेके झगड़ा चल रहा है, तो मोटिव क्या है, ये लैंड लेना, ठीक है। तो मोटिव क्या होता है, बेसिकली कॉज होता है। तो कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो हमें किसी भी ऑफेंस के पीछे का मोटिव बता रहे हैं कि इस वजह से, इस मोटिव की वजह से जो ऑफेंडर है उसने ये ऑफेंस किया होगा, तो वो वाले फैक्ट्स जो होते हैं वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाते हैं हमारे, ठीक है। दूसरा प्रेपरेशन, कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो हमें किसी भी ऑफेंस की प्रेपरेशन के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे इस ऑफेंस के लिए प्रिपेयर किया गया था, वो हमारे रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए जो है वो बी को उसके खाने में जहर देना चाहता है, ठीक है। तो अब वो किसी शॉप पे गया, वहां पे उसने पॉइजन के बारे में पूछा, उसने अपने जो भी थी पॉइजन वगैरह अपने मोबाइल पे सर्च किया कि सबसे खतरनाक वाला पॉइजन क्या क्या है, कौन सा है। तो ये सब वो क्या कर रहा है, ये सब प्रिपरेशन कर रहा है, और ये सब क्या होंगे, ये सारे रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे, ठीक है। अभी आई थिंक वो प्रीवियस आपने अभी वो केस भी सुना होगा अभी, जिसमें वो खाई से ऐसे धक्का दे दिया है ना, तो उसमें वो बहुत सारी प्रिपरेशन करी है, वो आए, ये सारी चीजें वो सब प्रिपरेशन में ही आएगा, ठीक है। एंड दीज ऑल आर रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है। देन लास्ट वी हैव इज कंडक्ट। कंडक्ट सब्सिक्वेंट हो, प्रीवियस हो, दोनों ही रेलिवेंट होते हैं। कंडक्ट सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, जैसे सपोज ये ने चोरी करी है, ठीक है। अब कोई वहां पे जो भी लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि अरे भाग जाओ भाग जाओ, जिसने भी चोरी करी है पुलिस आने वाली है, ठीक है। तो अब ये सुन के ए जो है वो भाग गया, तो यहाँ पर ये क्या है, ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, ठीक है। उससे पहले, चोरी करने से पहले वो थोड़ा डरा हुआ था, थोड़ा घबराया हुआ था, तो वो सब क्या है, वो प्रीवियस कंडक्ट है, और कंडक्ट रेलेवेंट होता है, ठीक है। तो वेयर लैंग्वेज देखो, एनी फैक्ट इज रेलेवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव। तो कोई भी ऐसा फैक्ट जो शो कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है मोटिव, प्रेपरेशन किसी भी फैक्ट इशू या रेलिवेंट फैक्ट की, वो क्या होगा, वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा हमारा। किसी भी पार्टी का कंडक्ट, किसी भी पार्टी का, याद रखना, विक्टिम का हो या फिर ऑफेंडर का हो, दोनों ही पार्टी के कंडक्ट इसमें कवर हो रहे हैं। कंडक्ट किसका कवर नहीं हो रहा, विटनेस का नहीं हो रहा, ये भी याद रखना क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा कवर हो रहा है, कंडक्ट विटनेस, विक्टिम का और ऑफेंडर का। तो कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग, इसके बारे में होना चाहिए कंडक्ट। कंडक्ट यहाँ पर, अच्छा एक और चीज है, कंडक्ट यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जनरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो होना चाहिए इन रेफरेंस टू द सूट, इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग। अगर सूट और प्रोसीडिंग को लेकर अगर किसी पर्सन का कोई कंडक्ट है, जनरल की बात यहाँ पे नहीं हो रही। इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू देयर इन, ठीक है, इन रेफरेंस टू सूट और प्रोसीडिंग, या फिर इन रेफरेंस टू फैक्ट इन इशू देयर in or relevant fact thereto and the conduct of any person or offense against whom the subject of any proceeding is relevant, ठीक है। कंडक्ट कब रेलिवेंट है, कंडक्ट किसी भी पार्टी का, चाहे विक्टिम हो चाहे ऑफेंडर हो, रेलिवेंट है, या उनके एजेंट्स का भी रेलिवेंट हो। सूट के बारे में होना चाहिए, प्रोसीडिंग के बारे में होना चाहिए, फैक्ट इन इशू के बारे में होना चाहिए, रेलिवेंट फैक्ट के बारे में होना चाहिए। जनरल कंडक्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। An offense against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influences, कब कब, अगर वो जो कंडक्ट है या तो किसी फैक्ट इन इशू को या रेलिवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या वो जो कंडक्ट है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से, तो वो रेलिवेंट माना जाता है, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन देखो, कंडक्ट जो है, वर्ड कंडक्ट जो है इस सेक्शन में, उसमें स्टेटमेंट्स इंक्लूड नहीं होती। कंडक्ट जो है वो स्टेटमेंट्स इंक्लूड नहीं होती अनलेस वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके कंडक्ट को अकम्पनी नहीं कर रही, एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो वो वैलिड नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो कंडक्ट को अकम्पनी कर रही है या उनको एक्सप्लेन कर रही है, फिर तो वो वैलिड होगी, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन टू क्या कह रही है, व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, जब किसी पर्सन का कंडक्ट रेलिवेंट होता है, तो कोई भी स्टेटमेंट वो जो कर रहा है वो भी क्या होती है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट विच अफेक्ट सच कंडक्ट वो भी रेलिवेंट होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि ए ने चोरी करी, ठीक है, वहां पर जो भी खड़े लोग थे वो कह रहे थे कि अरे भाग जाओ, जिसने भी चोरी करी है पुलिस आने वाली है। तो ये जो स्टेटमेंट थी, इसकी वजह से ए का जो कंडक्ट था वो अफेक्ट हुआ था, तो उसका ये जो स्टेटमेंट है ये भी रेलिवेंट होगी, ठीक है जी। इसके साथ एक इसकी इलस्ट्रेशन है, एक इलस्ट्रेशन देख लो, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ठीक है। ए को ट्राई किया गया बी के मर्डर के लिए। अब फैक्ट्स दैट ए मर्डर्ड सी, अब यहाँ पर फैक्ट क्या है कि ए ने सी को भी मारा था और बी को पता था कि ए ने सी को मारा है, तो ये क्या हो गया, ये मोटिव बता रहा है। एंड बी हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी बाय फ्रॉम ए बाय थ्रेटनिंग टू मेक हिज नॉलेज पब्लिक, तो ये क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए का क्या मिलेगा, मोटिव मिल रहा है, ठीक है जी। देन वी हैव वन मोर एग्जांपल, कहाँ चले गए?
क्या एक ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रेप्ड। क्वेश्चन क्या है कि क्या ए को रेप किया गया था या नहीं किया गया था, ठीक है। द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द एलिज्ड रेप के कुछ ही टाइम के बाद ए मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द क्राइम, ठीक है। शी वाज मेकिंग complaint relating to the crime, the circumstance under which and the terms in which the complaint was made are relevant. The fact that without making a complaint he said that he had been raped has not been relevant as conduct। देखो, ठीक है, कह रहा है कि जब भी कोई विक्टिम कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, नॉर्मली हमने क्या कहा कि स्टेटमेंट्स जो होती है ना, सिर्फ स्टेटमेंट्स जो होती है वो रेलिवेंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट्स हो तो फिर वो रेलिवेंट हो जाती है, ठीक है। अगर वो इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट जो ये है वो अपने फादर को, किसी पुलिस वगैरह को इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट सारी चीजें बता रही है, रोक के बता रही है कि ये चीजें हुई थी इन सर्कमस्टांसेस में होगी, तो वो भले ही सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं बट वो हमें कंडक्ट में हम उनको इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर वो इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट ना देके नॉर्मली ही बता रही है कि अच्छा ऐसे ऐसे करके, तो फिर वो रेलिवेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट, तो अगर यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि अगर तो स्टेटमेंट्स जो हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ कंप्लेंट हैं, ठीक है, तो वो हम कंडक्ट में इंक्लूड करेंगे। और अगर वो इन दी फॉर्म ऑफ कंप्लेंट नहीं है तो फिर वो हम उसको कंडक्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी की ये जो इलस्ट्रेशन है वो आप खुद से पढ़ लेना, क्योंकि बाकी की तो सिंपल है, आप पढ़ लोगे, ठीक है। ये चीज मुझे बतानी थी इसमें, इसलिए मैंने ये वाली इलस्ट्रेशन करवाई। सो दिस वाज इट। बाकी आई थिंक चल आई ट्राई की कंप्लीट हो जाए, नहीं हुआ तो एक और लेक्चर में तो हो ही जाएगा। वैसे वैसे मेरे हिसाब से तो एक ही लेक्चर लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा नहीं। हाँ, तो थैंक यू गाइस, कल करवाती हूँ मैं और कोशिश करूंगी कि एक ही लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करवा दूँ। केस लॉस मैं दे दूंगी। ओके।